गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स के बारे में। नोटबुक निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? ये हायर क्रिप्टोगैम्स या वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स ऑर्गेनिज्म हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है। इनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल नहीं होता या होता ही नहीं है। तो हम इसलिए कह रहे हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले प्लांट्स को कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोस का मतलब हिडन, गैमोस का मतलब वेडेड, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं पता चल रहे हैं भाई कहाँ पर हैं, तो टेरिडोफाइट्स उन्हीं प्लांट्स को कहा जाता है। वास्कुलर प्लांट्स क्यों कह रहे हैं? वास्कुलर प्लांट इसलिए कह रहे हैं कि भाई इसमें जाइलम और फ्लोएम, ये जो वास्कुलर टिश्यूज हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं वाटर और फूड के रिस्पेक्टिवली, तो वो पाए जाते हैं, इसलिए वास्कुलर प्लांट्स हैं। मगर ये सीडलेस होते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे या हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। सीड फॉर्मेशन हमेशा हायर प्लांट्स में होगा जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से डिस्टिंक्टिवली प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है वो सीडलेस प्लांट्स होंगे, वहाँ पर सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है। और ऐसा माना जाता है कि ये लैंड पर इन्वेड कर गए हैं बहुत सक्सेसफुली बाय मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की मदद से इन्होंने लैंड को इन्वेड कर लिया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स को स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है या बॉटनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रॉल करते हैं। जैसे रेप्टाइल होते हैं, आपका स्नेक होता है वो क्रॉल करता है फ्लोर पे, तो ऐसे ही ये भी फ्लोर पे, जो अर्थ की फ्लोर है उस पर क्रॉल करते हैं। ये ऊपर की तरफ इनमें ट्रॉपिज्म नहीं देखने को मिलता कि इनकी हाइट बहुत बढ़ रही है, हाइट इनकी नहीं होती है और ये फ्लोर को ही कवर कर लेते हैं, ग्राउंड को कवर कर लेते हैं, इसलिए इनको रेप्टाइल्स या स्नेक्स कहा जाता है। ये सब टेरिडोफाइट्स हैं और ये माना जा रहा है कि ये एम्फीबियंस यानी ब्रायोफाइट्स के बाद इवॉल्व हुए हैं। ब्रायोफाइट हमने रिसेंटली पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर देखा था कि ब्रायोफाइट्स किस तरीके से एम्फीबियंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर वो सारी वीडियोस अभी क्लास 11th की आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। ओके, तो ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस हैं। ओके, अब अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट की, तो दो एग्जांपल सामने निकल के आएंगे। एजोला, एजोला एक एक्वेटिक फंड है जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। और स्याथिया, स्याथिया या साथिया नहीं है, स्याथिया है, ये ट्री फंड है। इट इज द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट टिल डेट। ओके, तो स्याथिया एंड एजोला। प्लांट बॉडी जो होती है ऐसे प्लांट्स की, टेरिडोफाइट की, वो स्पोरोफाइटिक है। ये एक ट्रू स्टेम, लीव और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ओके, रूट्स जो होती है वो मेनली एडवेंचियस रूट्स होती है। कुछ प्रिमिटिव मेंबर जो हैं इस प्लांट के, उनमें ट्रू रूट्स नहीं भी पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड लीव्स नहीं भी पाई जाती हैं, जैसे सिलोफाइटेल्स और सिलोटेल्स। ठीक है, सिलोटेल्स और सिलोफाइटेल्स ये कुछ ऑर्डर हैं इस टेरिडोफाइट ग्रुप के, डिवीज़न के, जिनमें ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स नहीं पाई जाएंगी। ये इन टेरिडोफाइट ग्रुप के प्रिमिटिव मेंबर्स कहे जाते हैं, यानी वेरी बहुत इनिशियल या लोअर लेवल के टेरिडोफाइट्स होंगे ये। कुछ मेंबर्स में ब्रांचिंग स्टेम जो होता है इट इज़ ऑफ डाइकोथोमस टाइप। अब डाइकोथोमस क्या होता है भाई? डाइकोथोमस, डाइकोटोमस यानी थोड़ा अपोजिट तरीका, विरोधाभासी है इसका मीनिंग। मगर यहाँ पर जब डाइकोटोमस स्टेम की बात चल रही है तो कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए, एक स्टेम है और स्टेम की जो अदर ब्रांचेज हैं वो एक ही जगह से निकल रही है, यानी एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो इस तरह का जो स्टेम होता है वो डाइकोटोमस होता है, डाइकोटोमस स्टेम। ये इस तरह का जो स्टेम होता है वो डाइकोटोमस स्टेम होता है। ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फॉर्क लाइक। फॉर्क आपने देखा होगा, कांटा, छुरी कांटा, ठीक है, तो वो। और कुछ में ये मोनोपोडियल होती है, कुछ में मोनोपोडियल होती है, यानी जो स्टेम की ब्रांचेज है वो कुछ इस तरीके से होगी।
तो अगर इस तरीके से आपको ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही हैं तो इस तरह से जो स्टेम होता है उसको हम मोनोपोडियल स्टेम कहते हैं। मोनोपोडियल स्टेम में जो टर्मिनल बड होती है, एक सेंटर होगा और उसमें से ब्रांचेस निकल रही होंगी, ठीक है। एक सेंटर शूट होगा और उसमें से ब्रांचेस निकली होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेंटर शूट है और इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको मोनोपोडियल स्टेम कहेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आपको डाइकोटोमस स्टेम और मोनोपोडियल स्टेम समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को बना भी सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा टाइप नहीं कर सकते हम लोग, पीपीटी बनाते हुए लिख नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते ही समझाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं दोबारा इस टॉपिक को कभी पढ़ाऊँगा तो शायद कुछ और ही पढ़ाऊँगा, कुछ और तरीके से पढ़ाऊँगा, कुछ और से मतलब किसी और तरीके से पढ़ाऊँगा, तो तरीका हर बार बदल जाता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है इसमें रट रटा के या एक स्टाइल जो भी होती है वो होती है, मगर तरीका हर बार बदल जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब स्पोरोफिटिक प्लांट जो हैं दे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट रेंज इन फॉर्म, मतलब फॉर्म्स बहुत ज़्यादा है स्पोरोफिटिक प्लांट जो है टेरिडोफाइट्स के। दो मेन कैटेगरी जो लीफ के स्ट्रक्चर के बेसिस पे है वो डिस्टिंग्विश की गई हैं। पहली कैटेगरी है मेगाफिलस, यानी जिसमें लार्ज लीव्स हैं, मेगाफाइलस लार्ज लीव्स, ठीक है। अब इसको याद रखना आपको, मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया यहाँ पर, लीफ के स्ट्रक्चर के आधार पर अगर लीफ का साइज बड़ा है, लार्ज लीव्स हैं, तो मेगाफाइलस टाइप हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें लार्ज लीव्स होती हैं। और पिनेटिफाइड होगी। पिनेटिफाइड का मतलब क्या है कि जो लीव्स होती हैं दीज आर अरेंज्ड इन आइदर साइड ऑफ द स्टेम, कुछ इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पिनेटिफाइड क्या होंगी। ये देखो आपको लीफ दिखाई दे रही है, तो लीफ अगर यहाँ पे आप किस देखो, अब इसको मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो लीफ यहाँ से भी निकल रही है और आइदर साइड ऑफ स्टेम पे कुछ इस तरीके से लीव्स आपको दोनों तरफ दिख रही हैं, अपोजिट लीव्स। तो ये पिनेटिफाइड लीव्स का टाइप हो गया। ओके, सो मेगाफाइलस लीव्स जो होती हैं वो लार्ज लीव्स के लिए कहेंगे, और ये पिनेटिफाइड लीव्स होती हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स है। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स तो भैया आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख ही रहा है, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाया, देखो अभी इस तरीके से वेन्स जा रही हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो टेरिस और ड्रायोप्टेरिस हैं, विच आई हैव जस्ट शोन यू। दोबारा से दिखाता हूँ, दिस इज टेरिस, पी साइलेंट है, एंड ड्रायोप्टेरिस। ओके, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, ये दो एग्जाम्पल हो गए इस तरह के प्लांट्स के। तो ये आप देख रहे हैं, इन्हीं को फर्न कह रहे हैं। अगर आपको याद रखने के लिए बताओ तो एक फन जैसा निकला हुआ है, जैसे सांप का एक फन होता है, इसलिए इनको स्नेक्स कहते हैं। स्नेक, बॉटनिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो बॉटनिकल स्नेक्स कह रहा हूँ मैं, याद रखना क्यों कहा जाए फर्न है, यानी फन है, मतलब ये याद रखने के लिए, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है ये। तो बॉटनिकल स्नेक्स कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रॉल करते हैं। रीज़न ये है, देखो ये पूरे ग्राउंड को कवर करे हुए रखते हैं, ज़्यादा ऊंचे होते नहीं हैं। और फर्न नाम दिया है तो यानी फन से समझना, ऐसा कुछ है ना। ये दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको कुछ फन जैसी, तो इसीलिए इसको बॉटनिकल स्नेक्स भी कह रहे हैं। ओके, अब इस चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, जो सेकंड कैटेगरी, वो माइक्रोफिलस टाइप है। माइक्रोफिलस में लीव्स बहुत सिंपल होती हैं, जिसमें सिंगल वेन होती है, और माइक्रोफिलस का मतलब है स्मॉल लीव्स। तो जो आपने देखी वही आपको छोटी लग रही होंगी, हालांकि वो मेगाफाइलस हैं। यहाँ लीव्स देखो कितनी और छोटी हो गई, बहुत छोटी छोटी लीव्स हो गई हैं, ये उससे बहुत जरा सी लीव्स हो जाएंगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी इक्विसेटम में, ये आपको देखने को लिए मिलेंगी सिलेजिनेला में। तो सिलेजिनेला तो आपके सामने यहाँ पर है, एंड दैट इज इक्विसेटम। ये इक्विसेटम आपको दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको एक कोन भी दिखाई दे रहा है, इस कोन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोफाइलस टाइप जो हो गए टेरिडोफाइट, उसमें लीव्स छोटी होंगी, सिंपल होंगी, सिंगल वेन होगी। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला मैंने आपको दिखा दिया है, इक्विसेटम मैंने आपको दिखा दिया है। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं इसके। पिक्चर से अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो देखो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। गूगल लेंस भी करके आ गया है,
आप पिक्चर दिखाइए और वो लगभग लगभग हमेशा सही नहीं होगा, इतना भी परफेक्ट डेटा नहीं हुआ है गूगल लेंस का, मैं पहले से बता रहा हूँ। प्लांट्स के बारे में अक्सर धोखा खा जाता है गूगल लेंस, पर कहीं कहीं आपको सही एग्जाम्पल भी, वो सही पिक्चराइजेशन, सही इन्फॉर्मेशन भी देगा। गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको रियल लाइफ में देखना है कि भाई आप अब पढ़ते हुए जा रहे हो, आपने बायोलॉजी ऑलरेडी ली है, तो आपको उस प्लांट के बारे में नॉलेज रखना है, तो गूगल लेंस दिखाइए, वो आपको एटलीस्ट नेम बता देगा, साइंटिफिक नेम बता देगा। उसके बाद में आप उसका स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन पूछते जाइए, ठीक है। पर यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, तो ये तो मैंने आपको दिखा दी, स्लेजिनेला दिखा दिया, इक्विसेटम दिखा दिया, बट रियलिटी और पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर रियल पिक्चर भी मैं दिखा दूँ तो तब भी जब तक हमने रियल लाइफ में नहीं देखा है, थोड़ा सा पहचान करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो अभी हम वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद द गैजेट्स, और गूगल ने एक अच्छी सुविधा दी है जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपनी स्टडी को रियलिटी से जोड़ने के लिए। ओके, अब जिन टेरिडोफाइट्स में लार्ज लीव्स होती है, यानी मेगाफाइलस होते हैं, मेगाफाइलस फंड्स होते हैं, उनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। उन लार्ज लीव्स को फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लार्ज लीव्स को, जो फंड की लार्ज लीव्स होती है उनको फ्रॉन्ट्स कहा जाएगा। लीव्स ही बियर करती है स्पोरेंजिया, इनको लीव्स जो स्पोरेंजिया बियर कर रही होती हैं उनको स्पोरोफाइलस कहा जाता है। स्पोरोफाइलस वाइडली स्कैटर्ड है प्लांट में, और हो सकते हैं, और वो क्लस्टर एक ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकता है डेफिनेट एरिया में, ठीक है। और उनको कहते हैं कॉर्न्स। मैंने आपको अभी ऑलरेडी कॉर्न आपको हाईलाइट करके दिखाया था, ठीक है, इक्विसेटम में कॉर्न, और उनको स्ट्रॉबिली भी कहा जाता है। स्लेजिनेला और इक्विसेटम में आपको कौन सी है, स्ट्रॉबिली देखने को मिलेंगे, जहां पर क्लस्टर जो है स्पोरोफाइल्स का वो एक जगह कलेक्ट हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो ये जो कॉर्न है, आपको ये कॉर्न मैंने ऑलरेडी दिखाया था, यहाँ पे क्लस्टर्स आ गया है स्पोरोफाइल्स का, ठीक है। तो स्पोरोफाइल्स स्कैटर्ड भी हो सकते हैं और एक क्लस्टर, एक ग्रुप बनाकर एक साथ पाए जा सकते हैं, और एक साथ जब पाए जाएंगे उनको कॉर्न्स या स्ट्रॉबेरी कहा जाएगा, जैसे स्लेजिनेला या इक्विसेटम में देखने को हमें मिल जाता है। ओके, स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट ये या तो यूस्पोरोजिनेट हो सकती है या लेप्टोस्पोरोजिनेट हो सकती है। तो ये क्या होता है भाई, यूस्पोरोजिनेट यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है। यूस्पोरोजिनेट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, तो वो यूस्पोरोजिनेट टाइप का हो सकता है और स्पोरेंजिएट ओके टाइप का हो सकता है। यूरोस्पोंजिएट में क्या होता है, यूरोस्पोंजिएट में ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, यानी कोई एक सिंगल सेल से नहीं हो रहा है, मगर जब सिंगल सेल से हो रहा होता है तब उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। यूरोस्पोंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यूस्पोरेंजिएट यानी ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरेंजियम का, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट है जो सिलोटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसेटम में देखने को मिलता है। दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, जिसमें एक सिंगल सेल से ही स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और ये साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया टाइप के फंड्स में देखने को मिलता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट दो टाइप का हो सकता है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट में जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा होता है स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, ठीक है। लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, जिसमें एक सिंगल सेल से ही स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो सकता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है वो प्रिमिटिव टाइप के फंड्स में देखने को मिलेगा, दैट इज सिलोटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो देखने को मिलेगा वो साल्विनिया, एजोला या मार्सिलिया टाइप के फंड्स में देखने को पाया जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। वास्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो हमने तो इनको वास्कुलर क्रिप्टोगैम ही कहा है कि इनमें भाई जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं तो यानी फूड और वाटर ये कंडक्ट कर रहे हैं, मिनरल कंडक्ट कर रहे हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम के अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती, यानी जाइलम टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इट इज़ देयर बट ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जा रही हैं और जाइलम वेसल नहीं पाए जा रहे हैं, जो हायर प्लांट में अक्सर देखने को मिलते हैं। हायर प्लांट्स में फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल मिलेगी और जाइलम के अंदर जाइलम वेसल देखने को मिलेगी, मगर टेरिडोफाइट्स लोअर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम है
मगर उसमें जाइलम के अंदर वेसल और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। सिलेजिनेला इक्विसेटम एक एक्सेप्शंस है जहां पर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जहां भी एक्सेप्शंस आपको मिल जाए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सिलेजिनेला इक्विसेटम दो ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर जाइलम वेसल प्रेजेंट होती है, बाकी सब के अंदर जाइलम वेसल और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट पाए जाएंगे। जो स्पोरोफाइट्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोफाइट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोरोफाइट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स को फॉर्म करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरोफाइट्स के अंदर एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं, हाइडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और वो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ये होमोस्पोरस हो सकते हैं, होमो मतलब सिंगल, या सिंगल से भी ज़्यादा अच्छा सही शब्द ये रहेगा सिमिलर। आज बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। सिमिलर, ठीक है, यानी एक जैसे स्पोर्स जब होंगे तो एक जैसे स्पोर्स पाए जाएंगे लाइकोपोडियम में, ड्रायोप्टेरिस में। हेट्रोस्पोर्स, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो हेट्रोस्पोरस में आएंगे, जिससे सिलेजिनेला, एजोला और साल्वेनियम में हेट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्पोर्स होमोस्पोरस हो सकते हैं, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले स्पोर्स पाए जाते हैं जिनको होमोस्पोरस कहेंगे। स्लेजिनेला, एजोला, साल्वेनिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर रखने वाले स्पोर्स पाए जाएंगे, इसलिए उनको हेट्रोस्पोरस कहा जा रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम चैनल का। शॉर्ट इंडिया ही है। गैमेटोफाइट यूजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। सेक्स ऑर्गन जो इनके अंदर होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं और जैकेटेड है, ठीक है। दो दे आर हिडन, ठीक है, बट दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। आर्चिगोनिया पार्शियली एम्बेडेड होती है। स्पर्म्स इनके अंदर फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला उनके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जितने भी केस में है इट विल बी अकम्पलिस्ड बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, वाटर की मदद से ही स्पर्म्स मूव करेंगे, फर्टिलाइजेशन में वो हेल्प करेगा, जिसकी वजह से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होंगे और रिपीटेड डिवीजन के फलस्वरूप इसमें न्यू स्पोरोफाइट बनते हैं, सीड नहीं बन रहे हैं, न्यू स्पोरोफाइट बन रहे हैं, ठीक है। जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगी। जाइगोट के देखो तुरंत बाद आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे भी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रियो, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप होगी, टेरिडोफाइट्स के अंदर। और ये जो इवेंट है इट इज़ द प्रीकर्सर टू द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट्स में आने से पहले, जहाँ जो प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं उससे पहले वाला इवेंट यही माना जा रहा है जो टेरिडोफाइट्स में हो रहा है, जहाँ पर जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। इससे जो बाद वाले प्लांट्स आए, हायर प्लांट्स आए, उनमें सब में सीड फॉर्मेशन होने लगी। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट विच इज अकरिंग इन द टेरिडोफाइट इज द प्रीकर्सर टू द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के इवोल्यूशन से में जो इवोल्यूशन हुआ है उससे ठीक पहले वाला इवेंट है ये, उसके बाद ही इवोल्यूशन हुआ है सीड हैबिट का। ओके, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है इनकी लाइफ साइकिल में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, इस पे एक डिफरेंट वीडियो में एक टॉपिक, क्योंकि अलग से ये समझने का है तो उसमें हम अलग से बात करेंगे कि भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या होती है। मगर इसको अभी ये समझ लीजिए कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ जो होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स दिखाता है एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। कहीं पे हैप्लॉइड फॉर्म है, कहीं पे डिप्लॉइड फॉर्म्स हैं, तो उसको ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसको हम ऑलरेडी अलग से समझेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मगर याद रखिएगा कि टेरिडोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। जब आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ लेंगे, जब इसके रिवीजन पे आएंगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। ओके,
बॉवेर एंड गोबेल, इन्होंने राइजोस्पोर जो थे स्लेजिनेला के, उनको ऑर्गन सुई जेनेरिस का नाम दिया। इसका मतलब क्या है? एन ऑर्गन हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टेम एज वेल एज रूट। ठीक है, तो राइजोफोर्स वो स्ट्रक्चर होती हैं जो स्टेम और रूट की तरह दोनों की तरह काम करती है। तो उन्होंने ये जो टर्म दी थी राइजोफोर को, एक ऑर्गन सुई जेनेरिस कहा था। ऑर्गन सुई जेनेरिस का क्या मतलब है? जिसमें रूट और स्टेम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट इट्स इंडिपेंडेंट इन ओरिजिन। अपना ओरिजिन इसका इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। टेरिडोफाइट एपोगेमी शो करते हैं, जो एक टर्म थी डी बेरी ने दी थी। एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस को शो करते हैं। ओके, एपोगेमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं टेरिडोफाइट। एपोगेमी क्या है? एपोगेमी इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट बाय द गैमेटोफाइटिक सेल अदर देन एग। एग के बिना, एग के अलावा बिना फर्टिलाइजेशन के अगर स्पोरोफाइट बन रहे हैं तो इस तरह की फिनोमिनन को एपोगेमी कहा जाएगा, जो लाइकोपोडियम स्लेजिनेला मार्सेलिया में देखने को मिलती है। एपोस्पोरी क्या है? गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन स्पोरोफाइटिक सेल से हो रही है विदाउट मियोसिस। मियोसिस नहीं हो रहा, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रही है, ये टेरिडियम में देखने के लिए मिलती है। और पार्थेनोजेनेसिस, ये फॉर्मेशन है स्पोरोफाइट की फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, देखो गैमेटोफाइटिक सेल से एग के अलावा अगर गैमेटोफिटिक सेल से हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोगेमी कहलाएगा। एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है वो स्पोरोफिटिक सेल से ही हो रही है, मगर वो बिना मियोसिस के हो रही है। पार्थेनोजेनेसिस में एग से स्पोरोफाइट बन रहा है मगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये पार्थेनोजेनेसिस है। ये स्लेजिनेला और मार्सेलिया में देखने को मिलता है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं भाई। फॉरगिव मी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहे थे हम। ओके, कहाँ चले गए भाई? आगे आ गए हम लोग थोड़ा सा। ओके, यस। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो चीफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है टेरिडोफाइट की, वो ये है कि इनके जो फॉसिल रिमेन्स हैं उन्होंने कॉल डिपॉजिटेड बनाए हैं वर्ल्ड में। कॉल डिपॉजिट्स, हमें जितना भी कोयला मिला है इस पृथ्वी में अभी तक, वो टेरिडोफाइट से मिला है हमें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इनकी ये रही कि ये दब गए और मिलियंस ऑफ ईयर्स में, 400-500 मिलियन ईयर्स में ये कोयले में यानी कोल में कन्वर्ट हो गए। तो जितने भी कोल डिपॉजिट्स वर्ल्ड में है उन वो दीज हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द फॉसिल रिमेन्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स। दूसरा, इक्विसेटम आर्वेंसे स्पीसीज है, पूरा टेरिडोफाइट का एक स्पीसीज है। ये डायूरेटिक, होमोस्टैटिक और होमोपोएटिक ड्रग्स बनाने के काम आती है। अब डायूरेटिक क्या है? डायूरेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट्स, इनका अमाउंट इंक्रीज कर देती है। जब एक्सक्रीशन हो रहा होता है ना, तो वाटर और सॉल्ट का एक्सक्रीशन के दौरान अमाउंट इंक्रीज हो गया होता है। ठीक है। होम्योस्टैटिक क्या होती है? होम्योस्टैटिक वो होती है जो हमारी ब्लीडिंग रोक देती है। अगर चोट लगी है तो वो दवाइयाँ, जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, खून बहुत बहरा होता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको होमोस्टैटिक ड्रग्स कहा जाता है। और होमोपोएटिक ड्रग्स क्या होते हैं? होमोपोएटिक ड्रग्स होती हैं जो ब्लड सेल्स बनाने में काम आती हैं। दे आर यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। सो डायूरेटिक मेडिसिन कौन सी हुई? जो वाटर और सॉल्ट का एक्सपल्शन इंक्रीज कर देती हैं, कि ज़्यादा वाटर और सॉल्ट डाइल्यूट होके निकल जाए, इंक्रीज हो जाए अमाउंट वाटर और सॉल्ट का यूरिनेशन के दौरान। हेमोस्टैटिक क्या होती हैं? जो एक्सेसिव ब्लड लॉस को या दे प्रिवेंट द ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग।
ठीक है, जो खून का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने को रोकती हैं, खून का थक्का जमा देती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। हीमोपोएटिक ड्रग्स होती हैं जो ब्लड सेल्स को बनने में हेल्प करती हैं। ओके, सो यू कैन नोट अबाउट दिस कि डायूरेटिक मेडिसिन क्या होती हैं, ड्रग्स क्या होती हैं, हीमोस्टैटिक ड्रग्स क्या होती हैं और हीमोपोएटिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो इक्विसेटम आर्वेन्से इसकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये डायूरेटिक, हीमोस्टैटिक और हीमोपोएटिक ड्रग्स की फॉर्मेशन में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, फंड्स जो है वो एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किए जाते हैं गार्डन में या ग्रीन हाउसेज में, उनके एट्रैक्टिव फॉलिएज के लिए यानी लीव्स के लिए। ठीक है, लीव्स को सजाने के, जैसे हमारे घर में पूजा वगैरह होती है तो बंदरवार फ्लोरल डेकोरेशन होती है, फ्लावर सजाते हैं तो उसमें पत्तियां भी होती हैं, वो उसी को फॉलिएज बोल रहे हैं। और साथ ही बकेट्स, आपने बकेट्स निकल गया मुँह से, हाश गड़बड़ हो रही है। बुके देते हैं आप किसी को, फ्लावर का बुके देते हैं तो उसमें भी लीव्स होती हैं, तो वहाँ पर भी फॉलिएज इस्तेमाल होता है। एंड ये जनरली टेरिडोफाइट यानी फंड्स ही होती हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देती। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं टेरिडोफाइट के। तो भैया यहाँ पे एक चार्ट है आपके लिए। टेरिडोफाइट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लाइकोप्सिडा, दूसरा है सिलोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा या फेलिकोप्सिडा। अब इनके कुछ 1 बाय 1 हम इनकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। लाइकोप्सिडा को कॉमनली क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होती है, इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये दीज आर द मेंबर्स ऑफ माइक्रोफाइलस, यानी जो लीव्स हैं वो स्मॉल हैं, स्मॉल लीव्स आर देयर। होमोस्पोरस है, ठीक है, एक ही जैसे स्ट्रक्चर वाले स्पोर्स पाए जाएंगे तो लाइकोपोडियम में पाए जाएंगे। हेट्रोस्पोरस भी हैं तो स्लेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं, और ये दोनों लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला लाइकोप्सिडा के अंदर आते हैं। सिलोप्सिडा की बात करें, ये ओल्डेस्ट नोन लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स हैं, अभी सबसे पुराने लैंड पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं सिलोप्सिडा। ये रूटलेस होते हैं, इनमें रूट नहीं होती, इनमें राइजोइड होती हैं। राइजोइड क्या होते हैं? राइजोइड होती हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के बाद में शायद रूट्स इवॉल्व हुई हैं, सबसे पहले राइजोइड्स ही आए हैं। ये होमोस्पोरस होता है, इनमें एक ही जैसे दिखने वाले प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं इसके वो आज फॉसिल हैं, चाहे राइनिया की बात कर लो, चाहे होम्योफाइटॉन की बात कर लो। ओके, अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए। सिफेनोप्सिडा की बात करें तो इनकी जो नोट्स पे होल्स पाए जाते हैं, यानी लीव्स का जो अरेंजमेंट है, होल्स ऑफ स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट। डिकम्पोजिशन ऑफ सिलिका इन स्टेम में सिलिका का डिकम्पोजिशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से वो उसको रफ टेक्सचर देता है, जब हम उसको छूते हैं तो वो रफ लगता है। रिजिज और जो ग्रूव्स हैं इनके स्टेम पर पाए जाएंगे, उभार पाए जाएंगे रिजिज की फॉर्म में, ग्रूव्स की फॉर्म में, और ये हमेशा होमोस्पोरस रहते हैं। इक्विसेटम इसका एक एग्जाम्पल है। टेरोप्सिडा या फेलिकोप्सिडा, इनकी लीव्स लार्ज होती हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेगाफाइलस, इसको मेगाफाइलस बोलेंगे। ठीक है, और लार्ज लीव्स को क्या कहेंगे? लार्ज लीव्स की वजह से इनको फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। इसमें जो स्टेम होता है वो राइजोम की फॉर्म में होता है, जो रूट और स्टेम दोनों का काम कर रहा होता है। ये इनके अंदर स्पोर्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिस और टेरिस में, या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं जो मार्सेलिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्लासेस के बारे में हमने टेरिडोफाइट्स की बात कर लिया है। आई बिलीव ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें हैं ये नई हैं आपके लिए, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर भी मैंने आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि मीनिंग समझा के बताऊंगा तो शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फिर भी इनका एक अच्छा रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थोड़ी सी बच्चों को ये बोरिंग बायोलॉजी लगती है, मगर व्हेन यू हैव डेवलप्ड एन एप्टीट्यूड टुवर्ड्स बायोलॉजी तभी आपको इतनी बोरिंग चीज़ें नहीं लगेंगी। हाँ, अगर आप चाहो कि आपको पहले दिन में मेडिकल साइंस पढ़ा दी जाए तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ों को भी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, जभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। और अगर ज़रूरी नहीं है सारे ही डॉक्टर बने हुए, कुछ रिसर्च में चले गए, कुछ बॉटनिस्ट बन गए, तो तब जाकर ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो आई बिलीव इतना आपने कर लिया होगा। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे 8:30 बजे इसी चैनल पर
एक और नया टॉपिक लेकर क्लास 11 बायो का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।